नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। आज अपन चर्चा करने वाले हैं मौखरी वंश के बारे में। मौखरी वंश के बारे में सारी जानकारी अपन लेने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से जो हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंटों को अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, मौखरी वंश का उदय कब होता है? सबसे पहली बात, इसका उदय कब होता है? सीधा सा जवाब है कि मौखरियों का जो उदय होता है वो गुप्तों के उत्तर गुप्त काल में होता है। जब गुप्तों के कमजोर राजा रहे थे, लास्ट में जाते जाते आपको पता ही है कि हर राजवंश में कोई 2 3 4 कुछ में 5 7 हो सकते हैं जो चरम पर रहते हैं, अपने पूरे साम्राज्य को चरम पर रखते हैं। उसके बाद में उत्तर काल शुरू हो जाता है जिसमें कमजोर शासक आते हैं और उन्हीं की वजह से लास्ट में क्या होता है, किसी भी साम्राज्य का पतन होता है। तो इस तरीके से काल चल रहा था उत्तर गुप्त कालीन। ठीक है, उत्तर गुप्त। तो उत्तर गुप्त काल में मौखरियों का उदय, मौखरी वंश जो है उसका उदय होता है। मौखरियों की 2 मुख्यतः शाखा रही है। एक शाखा गया में थी, गया बिहार के अंदर। दूसरी शाखा अपने को जो देखने को मिलती है वो दूसरी शाखा यूपी में देखने को मिलती है। ठीक है, यूपी के कन्नौज में। ये मुख्य 2 शाखा थी। इसके अलावा भी बताया जाता है कि मौखरियों की शाखा राजस्थान में भी थी, एक शाखा इनकी राजस्थान में भी थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बताया जाता है। अब मौखरी वंश का उदय जो हो रहा है वो उत्तर गुप्त काल में हो रहा है। ठीक है, और अब इसकी अपन चर्चा करते हैं, एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी वंश को पढ़ना हो तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस वंश को जानने के लिए हमें स्रोत कौन कौन से मिल रहे हैं। आज अगर मैं आपके सामने कोई चीज़ की बात करूंगा मौखरी वंश के बारे में, मैं आपको बताऊंगा एक राजा का नाम हरिवर्मा, तो मैं ऐसे ही तो बोल नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो हमें इसका उल्लेख मिला होगा। इसीलिए मैं हरिवर्मा को मौखरी वंश का राजा बताता हूँ। इसको मैं ये मान के चलो, आप मौर्य वंश का राजा क्यों नहीं बताता, इसी का क्यों बताता हूँ, क्योंकि हमें कुछ स्रोत प्राप्त होते हैं हर वंश के बारे में। इसी तरीके से इसके भी जो जानकारी के स्रोत है ना, जानकारी के स्रोत वो हमें प्राप्त हुए हैं। जानकारी के स्रोत की यदि चर्चा की जाए तो एक स्रोत तो हमारा साहित्यिक स्रोत हो जाता है, और साहित्यिक स्रोत में हमें 2 ग्रंथ देखने को मिलते हैं। एक का ग्रंथ है हर्षचरित। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। और ये जो ग्रंथ है वो वर्धन वंश की जानकारी हमें उपलब्ध कराता है, और आपको पता होगा वर्धन वंश भी इन्हीं के समकालीन रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से इस ग्रंथ में वर्धनों का इतिहास मिलता है और वर्धनों का मौखरियों के साथ में संबंध रहा है, इसलिए हमें वहां पर थोड़ा बहुत मौखरियों का भी उल्लेख देखने को मिल जाता है। एक और आता है, उस ग्रंथ का नाम है आर्य मंजूश्री। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, एक ये ग्रंथ है। ठीक है, तो इन 2 ग्रंथों से हमें आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये जो ग्रंथ है इससे भी हमें चर्चा मिल जाती है मौखरियों की। ठीक है, तो ये 2 साहित्यिक ग्रंथ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ग्रंथ हो जाता है वो हर्षचरित हो जाता है, क्योंकि हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, वो मौखरियों का समकालीन ही रहा होगा। ठीक है, क्योंकि पुष्य जो वर्धन वंश है अपना, पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है इसको, तो ये मौखरी और वर्धन दोनों समकालीन रहे थे। उत्तर गुप्त काल में इनका राज रहा है। अब मैं आपके सामने साहित्यिक स्रोतों के अलावा एक और जानकारी का हमें स्रोत प्राप्त होता है, वो होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत की चर्चा की जाए तो हमें सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, हमें अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में हमें सिक्के और अभिलेख दोनों तरीके की चीजें प्राप्त हुई है। सबसे पहले मैं आपको कुछ अभिलेखों का नाम बताता हूं। एक अभिलेख है हरहा अभिलेख। क्या नाम है इसका? हरहा अभिलेख। ये हमें प्राप्त हुआ है।
ये जो हरहा अभिलेख प्राप्त हुआ है ना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो हरहा जो अपना अभिलेख प्राप्त हुआ है वो अपने को कहाँ से प्राप्त हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हरहा एक स्थान पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी क्षेत्र के अंदर पड़ता है ये हरहा नामक स्थान। वहां से हमें ये अभिलेख प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख से हमें मोहरियों के 4 राजाओं का नाम देखने को मिल जाता है। मैंने बताया ना कि मोहरियों की 2 शाखा थी, एक गया के अंदर थी, एक कन्नौज के अंदर थी, ठीक है। और जो कन्नौज वाली शाखा है ना, इसी के 4 राजाओं का अभिलेख इसके अंदर उल्लेख मिल जाता है। हरहा अभिलेख के अंदर कन्नौज मोहरियों की जो शाखा है, उस शाखा के 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है। उनमें 4 राजा कौन कौन से हैं, उनकी मैं यदि चर्चा करूं तो इस अभिलेख से हमें 4 राजाओं का उल्लेख मिला है। उनमें एक का नाम है हरिवर्मा, दूसरे का नाम है आदित्य वर्मा, तीसरे राजा का जो हमें उल्लेख प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है ईश्वर वर्मा, और एक राजा हमें ईशान वर्मा। इन 4 राजाओं का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? इन 4 राजाओं का नाम जो हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है हरहा अभिलेख से, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी क्षेत्र में हरहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये चीज हमें हरहा अभिलेख से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इतना आप यह हरहा अभिलेख के बारे में याद रख सकते हैं। फिर अगला जो अभिलेख आता है अपना, एक अभिलेख हमें जौनपुर से प्राप्त हुआ है, जौनपुर, ठीक है, जौनपुर अभिलेख। अब इस अभिलेख की यदि चर्चा की जाए ना, तो इसके अंदर भी हमें उन्हीं राजाओं का उल्लेख मिला है जो हरहा अभिलेख में थे। कौन कौन से? हरिवर्मा, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ठीक है, आदित्य वर्मा, और एक राजा और है हमारा ईश्वर वर्मा। इन 3 राजाओं का उल्लेख हमें जौनपुर अभिलेख में मिलता है, जो हमें हरहा अभिलेख में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो जौनपुर अभिलेख है वो हमें यूपी के जौनपुर नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। जौनपुर में एक मस्जिद है जिसका नाम है अटाला मस्जिद। उस अटाला मस्जिद के द्वार पर यह जो है वो खुदा हुआ मिला है। तो इस वजह से जौनपुर का जो अभिलेख है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? अटाला मस्जिद के दीवार से, अटाला मस्जिद के जो दरवाजा है उस पर खुदा हुआ है, ठीक है। तो एक हमें ये प्राप्त हो जाता है, ठीक। एक और बताता हूं मैं आपको, एक का नाम आता है असीरगढ़। असीरगढ़ का आपने नाम सुना होगा शायद। ये असीरगढ़ जो क्षेत्र पड़ता है ये पड़ता है महाराष्ट्र क्षेत्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में एक बरार नामक क्षेत्र है, बरार स्थल है, ठीक है, एक क्षेत्र है बरार, वहां पर एक असीरगढ़ पड़ता है। और ये एक ताम्र लेख है, ठीक है, ताम्र मुद्रा लेख है, ताम्र मुद्रा लेख है, ठीक है। और ये बरार महाराष्ट्र से प्राप्त हो रहा है। इससे मोखरियों की वंश के बारे में ये उल्लेख मिल जाता है कि शायद महाराष्ट्र में भी मोखरियों की कोई शाखा रही होगी, या फिर मोखरियों का कोई रिलेशन अच्छा रहा होगा उधर की तरफ, या फिर ये भी हो सकता है कि मोखरियों का साम्राज्य इतना बड़ा रहा होगा कि महाराष्ट्र तक इनकी शाखा रही हो। लेकिन असीरगढ़ का केवल एक लेख हमें प्राप्त होता है, तो इससे ये कन्फर्म नहीं हो पाता है कि सच में महाराष्ट्र तक उनका विस्तार था कि नहीं था, कोई रिलेशन रहा होगा। इसीलिए हमें असीरगढ़ का जो ताम्र मुद्रा लेख प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है, ठीक है। और मैंने आपको इसमें बता देता हूं कि मोखरियों का जो दक्षिण में प्रभाव है उसका जो उल्लेख है वो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि हरहा अभिलेख है उसमें हमें 4 राजाओं का उल्लेख मिला। उनका नाम मैंने आपको बताया, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा और ईशान वर्मा। असीरगढ़ का जो लेख है उसमें हमें 5वें राजा का नाम देखने को मिल जाता है। तो 5वें राजा का नाम हमें यहाँ से देखने को मिल जाता है, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था सर्ववर्मा। क्या नाम था? सर्ववर्मा। ये 5वां राजा था। कौन सी शाखा का? कन्नौज वाली शाखा का। तो इसका उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है असीरगढ़ के मुद्रा लेख से। तो ये हो गया अपना असीरगढ़ मुद्रा लेख, ठीक। अब मैं अगला लेख और बता देता हूं। अगला लेख जो अपना हो जाता है वो हो जाता है बराबर और नागार्जुन का।
बराबर एवं नागार्जुन गुहालेख। ठीक है, ये गुहालेख हैं, गुफाओं में मिले हैं इसलिए इनको गुहालेख कहा जाता है। बराबर और नागार्जुन की जो पहाड़ियां है वो कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। तो ये जो बराबर और नागार्जुन की जो गुफाएं हैं वो भी बिहार के अंदर ही स्थित है। और बिहार के अंदर ये बराबर और नागार्जुन की जो गुफालेख जो हमें प्राप्त हुए हैं उनमें हमें कौन से राजाओं का उल्लेख मिलता है, तो उनमें हमें गया के जो मोखरियों की जो गया वाली शाखा थी ना, उस शाखा के राजाओं का उल्लेख मिलता है। और कौन कौन से राजाओं का उल्लेख मिलता है तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये बिहार की मोखरियों की बिहार में गया बिहार वाली शाखा है, उसके राजाओं का वर्णन बराबर और नागार्जुन के गुहालेख से प्राप्त होता है। 3 राजा हैं जिनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। एक का नाम है यज्ञवर्मा, एक का नाम है शार्दुल वर्मा, ठीक है, और एक का नाम है अनंत वर्मा। रट लेना, याद कर लेना, बिहार की जो गया शाखा है उसके हमें 3 ही राजाओं का उल्लेख मिलता है। यहीं पर अपना जो बिहार की गया शाखा है वो समाप्त हो जाएगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सभी राजाओं के बारे में तो इनके बारे में केवल 3 ही राजाओं की चर्चा करूंगा, क्योंकि हमें 3 ही राजाओं का उल्लेख मिल रहा है। तो ये हो गई अपनी बराबर और नागार्जुन की गुफालेख, जहां से हमें 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है। और ये 3 राजा गया मोखरियों की गया शाखा से हमें प्राप्त हुए हैं, गया वाली शाखा के ये राजा रहे हैं। तो ये हो गई बराबर और नागार्जुन के गुफालेखों की बात। एक और हमें प्राप्त होता है तो उसका नाम है बड़वा यूप स्तंभ लेख। ये बड़वा यूप स्तंभ लेख ना, यूप लेख, ठीक है, बड़वा यूप लेख के नाम से इसे जानते हैं। ये राजस्थान में पड़ता है, बड़वा स्थान वहीं से हमें प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान के बड़वा नामक स्थल से हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम भी बड़वा ही रख दिया गया है। कोई भी देख लो, हरहा भी जगह है, जौनपुर भी जगह है, असीरगढ़ भी जगह है, बराबर और नागार्जुन है, ये पहाड़ियों के नाम पर रख दिया गया। बड़वा हमें बड़वा से प्राप्त हुआ इसलिए इसका नाम बड़वा रख दिया गया। यूप स्तंभ लेख है ये, ठीक है। तो ये क्या है कि बोलते हैं ना, वैदिक जो होता है उस जगह से प्राप्त हुआ है। अग्नि वेदिकाएं जो होती है वहीं से हमें ये प्राप्त हो जाता है। बड़वा यूप स्तंभ लेख को यदि अपन देखें तो हमें लगता है कि यार ये राजस्थान से प्राप्त हो रहा है, तो राजस्थान में भी मोखरियों की कोई शाखा रही होगी। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बड़वा में हमें मोखरियों का लेख प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मोखरियों की शाखा राजस्थान में भी रही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। एक और आ जाता है, एक और लिख लीजिए आप, शोहनाग लेख। शोहनाग लेख, ठीक है। शोहनाग लेख की यदि मैं बात करूं तो ये यूपी से प्राप्त हुआ है, देवरिया क्षेत्र से। देवरिया यूपी का क्षेत्र पड़ता है, वहां से हमें ये शोहनाग लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अन्य कई सारे हैं, उनकी भी यदि मैं आपके सामने बात करूं तो एक हो जाता है अपना नालंदा मुद्रा लेख। नालंदा मुद्रा लेख, ठीक। एक हमारा हो जाता है इलिया गांव का लेख। इलिया गांव का लेख, ठीक। एक हो जाता है नेपाली लेख, ठीक है। ये एक हमें नेपाली अभिलेख प्राप्त हो जाता है। और एक असफगढ़, उत्तर गुप्त कालीन है ये, ठीक है, उत्तर गुप्तों का है असफगढ़, असफगढ़ लेख, ठीक है। ये कई सारे लेख प्राप्त हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हो जाता है वो हरहा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें 4 राजाओं का, कन्नौज शाखा वाले 4 राजाओं का उल्लेख मिल जाता है। असीरगढ़ की बात की जाए तो असीरगढ़ से हमें 5वें राजा का उल्लेख देखने को मिल जाता है। बराबर और नागार्जुनी की अभिलेखों की बात की जाए तो यहाँ से हमें बिहार गया में जो मोखरी लोग रह रहे थे उनके 3 राजाओं का उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। बड़वा यूप स्तंभ लेख को यदि देखें तो हमें यह प्राप्त हो जाता है कि मोखरियों की जो बड़वा है उनका राजस्थान में भी रहा होगा उस क्षेत्र में, इसलिए यहाँ से हमें ये जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती है। अब मैं अगली चर्चा करता हूँ,
मोखरियों की उत्पत्ति के बारे में। ये हो गई अपनी जानकारी के स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। एक चीज पुरातात्विक स्रोतों में बताना भूल गया मैं, इनके मुद्रा लेख, ठीक है, मुद्राएं, सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो एक क्षेत्र पड़ता है। ये तो हो गई पुरातात्विक स्रोतों की बात। अब पुरातात्विक स्रोतों में ही, ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों में मुद्रा और रह गई अपनी, और मुद्राओं में आप याद रख लेना एक बिटोरा नामक स्थान पड़ता है, ठीक है। इस बिटोरा से हमें इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। एक साथ में बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त हुई है। बिटोरा जो पड़ता है वो फैजाबाद में पड़ता है, ठीक है। ये भी एक जानकारी का बढ़िया स्रोत है। इनकी जो मुद्राएं हैं वो हमें बिटोरा से ही प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है मुद्रा का वो बिटोरा वाला स्थान है, जहाँ से हमें बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये हो गई मोखरी वंश से संबंधित मुद्रा, अभिलेख और साहित्यिक स्रोतों की जानकारी कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें मोखरियों की जानकारी उपलब्ध होती है। अब मैं मोखरियों की उत्पत्ति के बारे में बात करता हूँ। उत्पत्ति व प्राचीनता। ये मोखरी वंश जो है वो राज तो ये मान के चलिए आप 5वीं-6वीं शताब्दी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। इस काल के अंदर ये राज कर रहे हैं 5वीं-6वीं शताब्दी में, लेकिन ये बहुत पुराने हैं। इनका यदि आप देखोगे तो मौर्य वंश को तो आप जानते होंगे, मौर्यों के कालीन ये रहे हैं, मौर्यों के समकालीन ये लोग रहे हैं। पहले छोटे स्तर पर रहते थे, फिर जब मौका मिला इनको बाद में जाके तो ये लोग राज करना भी शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमें प्राप्त होती है इनके बारे में। काफ़ी पुराना ये वंश है, कोई नया वंश नहीं है। इसके यदि प्राचीनता की बात की जाए तो इसका जो उल्लेख है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो वो हमें पतंजलि के ग्रंथ में मिल जाता है, अष्टाध्यायी में मिल जाता है, ठीक है। अष्टाध्यायी ये ग्रंथ जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, तो इस ग्रंथ से भी हमें जानकारी मिल जाती है। और इसी अष्टाध्यायी के आधार पर एक ग्रंथ और लिखा गया था जिसे महाभाष्य कहा जाता है। पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, ठीक है। और महाभाष्य किसके आधार पर लिखा गया? अष्टाध्यायी के आधार पर ही लिखा गया था, तो इसलिए हमें महाभाष्य से भी जानकारी उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। और महाभाष्य के अंदर मोखरी वंश से संबंधित हमें उनके जाति से संबंधित बात की गई है। महाभाष्य में लिखा गया है कि मोखरी जो है उसका जो उत्पत्ति हुई है वो मुखर से हुई है, ठीक है। उनकी जो जाति थी वो मुखर जाति थी, ठीक है। जाति के लिए मुखर शब्द का प्रयोग किया गया, वहां पर हमें महाभाष्य में मुखर शब्द देखने को मिल जाता है, ठीक है। महाभाष्य के और फिर महाभाष्य देखो, अष्टाध्यायी के ऊपर कौन सा ग्रंथ लिखा गया? महाभाष्य लिखा गया। महाभाष्य के ऊपर कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो वो एक व्यक्ति का नाम आ जाता है, कैयट, ठीक है। कैयट ने एक ग्रंथ लिखा, अपना ग्रंथ लिखा था उसने, और कैयट के अंदर भी हमें शब्द देखने को मिलता है। और कैयट ने जो शब्द काम में लिया है वो मोखरिया शब्द काम में लिया है, मोखरिया शब्द काम में लिया है, ठीक है। तो अष्टाध्यायी, महाभाष्य और कैयट द्वारा लिखे गई टीका, तो ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इन सब के अंदर हमें जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो इतना कोई नया तो ये है नहीं, स्पेशल बहुत पुराना है। इनकी जानकारी हमें प्राचीनता इनकी देखने को मिल रही है कि भाई अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई। पाणिनि कब पैदा हुआ था और कब उसने लिखा था, वो अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि पाणिनि तो बहुत पहले ही पैदा हो चुका था, मोखरी तो बहुत बाद में की बात है, ठीक है। उत्पत्ति की बात कर लेता हूँ मैं। अब अपनी अगली चर्चा जो है वो है उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है। मोखरियों की उत्पत्ति, मोखरियों की जाति, ठीक है। उत्पत्ति, यदि जाति पता चल गई तो हम उत्पत्ति को भी समझ जाएंगे। एक विद्वान है जिसका नाम है केपी जायसवाल, केपी जायसवाल, ठीक है, जायसवाल, जानते होंगे इस इतिहासकार को, इस विद्वान का नाम आपने सुना होगा। और केपी जायसवाल क्या बोलता है? ये बोलता है मोखरी वैश्य थे। मोखरी लोग कौन थे? वो वैश्य जाति के थे, वैश्य थे। ये बात किसने कही है? केपी जायसवाल ने कही है। क्यों कही है? क्योंकि जब केपी जायसवाल अपनी रिसर्च करते हैं तो वो पाते हैं कि बिहार के अंदर एक जाति रहती है जिसका नाम है मोहरी। बिहार में वर्तमान में एक जाति रहती है जिसे मोहरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो मोहरी है
इन्हीं के वंशज आगे चल करके मोखरी कहलाए थे उस समय पर। आज भी हम मोहरी जाति को बिहार में पाते हैं। बताया जाता है, केपी जायसवाल ने अनुमान लगाया है कि मोहरी के ही वंशज रहे होंगे मोखरी लोग। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है। और जो मोहरी जाति है वो वर्तमान में भी देखा जाए तो हमें SC/ST कैटेगरी के अंदर, वैश्य जाति के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। केपी जायसवाल ने रिसर्च जो की है उसके आधार पर बताया कि वर्तमान में ये जो जाति है वो वैश्य जाति है, इसलिए मोखरी भी वैश्य ही रहे होंगे। ये बात केपी जायसवाल ने कही है। ठीक है, एक व्यक्ति और आता है CV वैद्य, CV वैद्य। ठीक है, और एक व्यक्ति और आता है निहार रंजन रे, निहार रंजन रे। इस व्यक्ति ने क्या कहा है, तो इन व्यक्तियों ने मोखरियों को चंद्रवंशी बताया है, चंद्रवंशी बताया है, चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया है। ठीक है, और इन्होंने जो बताया है वो क्षत्रिय बताया है। और इन्होंने जो बेस बांधा है, इन्होंने जो रिसर्च की वो हर्षचरित पे की, और हर्षचरित के आधार पर इन लोगों ने बताया है। क्योंकि हर्षचरित के अंदर हमें एक वाक्य लिखा हुआ मिलता था इनको, इन्होंने जब रिसर्च की तो इनको एक वाक्य लिखा हुआ मिला। और वो वाक्य क्या था, वो वाक्य था कि पुष्यभूति और मोखरी दोनों सूर्य और चंद्रों के समान है, सूर्य और चंद्र वंशों के समान है। पुष्यभूति और मोखरी दोनों सूर्य और चंद्र वंशों के समान है। इससे अनुमान इन्होंने लगाया है कि मोखरी जो है वो चंद्रवंशी रहे होंगे। फिर बात आती है एक और मत, कई इतिहासकारों ने एक और मत दिया है जिसमें इनके नाम के पीछे नाम के पीछे वर्मन ये लिखा हुआ मिलता है। नाम के पीछे वर्मन लिखा हुआ है, इसलिए इतिहासकारों ने, कई विद्वानों ने इनको क्षत्रिय लिखा है। तो कई विद्वानों ने इनको क्षत्रिय बताया है, क्योंकि वर्मन जो है वो शब्द पहले प्राचीन भारत के अंदर जो थे लोग वो वर्धन लिखा करते थे। वर्मन की जगह पर वो वर्धन शब्द का प्रयोग करते थे, वर्धन। और वर्धन जो शब्द होता था वो सब क्षत्रिय लोग अपने नाम के पीछे लगाया करते थे, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया है कई विद्वानों ने। और वो बोलते हैं कि वर्मन उनके नाम के पीछे शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब वो लोग भी क्षत्रिय रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मन शब्द लिखा है। तो ये एक मत ये हो जाता है। ठीक है, एक और मत हो जाता है जो माना जाता है हरहा अभिलेख के अनुसार। हरहा अभिलेख के अनुसार हमें क्या प्राप्त होता है, तो हरहा अभिलेख के अनुसार हमें बताया जाता है कि ये राजा अश्वपति, राजा अश्वपति, ठीक है, ये राजा अश्वपति के वंशज रहे हैं। ठीक है, तो ये बताया जाता है राजा अश्वपति की जो संतानें हुई हैं वो आगे चल करके मोखरी कहलाए थे, ये बात कही गई है एक हरहा अभिलेख से। और जो राजा अश्वपति था वो कौन था, तो राजा अश्वपति जो था वो विवस्वत मनु का वंशज था। और विवस्वत मनु भी क्षत्रिय था, राजा अश्वपति भी क्षत्रिय था। और राजा अश्वपति कौन था, सूर्यवंशी था। तो राजा अश्वपति यदि खुद सूर्यवंशी हैं तो उनके वंशज भी सूर्यवंशी होंगे। तो हरहा अभिलेख के अनुसार इनडायरेक्ट रूप से हमें यह बता दिया गया है कि ये लोग जो है वो कौन है, सूर्यवंशी हैं। तो ये सारे मत हैं। कोई मोखरियों को वैश्य बताता है, CV वैद्य और निहार रंजन रे इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय बताते हैं। नाम के पीछे वर्मन लगने के बाद में कुछ विद्वानों ने इनको क्षत्रिय बताया है। हरहा अभिलेख से भी हमें क्षत्रिय होने का प्रमाण मिल जाता है। तो यहाँ पर मोखरियों के बारे में साफ साफ और ज़्यादातर विद्वानों का जो मत है वही हमें मानना पड़ेगा। हम लोग मोखरियों को क्षत्रिय मान रहे हैं क्योंकि अधिकतर विद्वान जो है वो क्षत्रिय ही बता रहे हैं, इसलिए ज़्यादा जो लोग मान रहे हैं वही हमें मानना पड़ेगा। तो ये हो गई इनकी जाति से संबंधित बात। ठीक है, तो ये हो गई इनकी जाति से संबंधित बात। मैं बार बार शुरुआत से रिपीट करता आ रहा हूँ, मोखरियों की दो शाखाएं इंपॉर्टेंट रही है, एक शाखा गया वाली, एक शाखा कन्नौज वाली। ठीक है, अभी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ।
गया वाली शाखा का जो हमें उल्लेख मिलता है उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो गया मौखरियों की जो गया शाखा है उसमें प्रमुख रूप से 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है। 3 राजाओं में एक का नाम है यज्ञवर्मा। यज्ञवर्मा। एक राजा हमारा जो हो जाता है शार्दुल वर्मा। शार्दुल वर्मा। और एक राजा जो हमारा हो जाता है अनंत वर्मा। ये प्रमुख 3 राजा हैं जिनका उल्लेख हमें मौखरियों की गया शाखा से प्राप्त होता है। और ये जो हमें तीनों राजाओं का नाम हमें प्राप्त होता है वो होता है कौन से लेख से? तो वो बराबर और नागार्जुन के जो गुहा लेख है, जो गुफा लेख है, उनसे हमें इन 3 राजाओं का उल्लेख मिल जाता है। ठीक है। यज्ञवर्मा की बात की जाए तो यज्ञवर्मा संस्थापक रहा है बिहार में। मौखरियों की जो गया शाखा है उसका संस्थापक कौन था? तो वो संस्थापक कौन था? यज्ञवर्मा था। ठीक है। तो यज्ञवर्मा बिहार में गया शाखा का संस्थापक था। ठीक है। ये चीज भी आप नोट कर लेना। तीनों का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? बराबर व नागार्जुन। गुहालेख। ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रख लेना। यज्ञवर्मा संस्थापक है। इसके अलावा ये मान के चलिए कि ये जो रहे हैं बिहार के जो गया शाखा है ये लोग सामंत के रूप में रहे हैं। तो ये सब कौन थे? सामंत थे। अपने आप को स्वतंत्र नहीं करते हैं, ये लोग सामंत थे। किनके सामंत थे? गुप्तों के। गुप्तों के ये सामंत थे। तो ये चीज भी आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। यज्ञवर्मा के बारे में थोड़ी सी चीज और जानना चाहो तो आप ये जान सकते हैं कि इसने 2 उपाधियां धारण कर रखी थी। वो उपाधियां कौन कौन सी थी? तो इस आदमी की आप 2 उपाधियां भी याद रख लेना। एक उपाधि का नाम है इष्ट समृद्ध महिमा। इष्ट समृद्ध महिमा एक उपाधि तो ये है। एक क्षत्रिय राजाओं का उपदेशक। एक उपाधि है क्षत्रिय राजाओं का उपदेशक। क्योंकि इसने कई राजाओं को पराजित किया था इसलिए शायद इसने ये उपाधि धारण की होगी, क्षत्रिय राजाओं का उपदेशक। ठीक है। और ये जो इष्ट समृद्ध महिमा है इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि यज्ञवर्मा जो है वो वैदिक धर्म को मानता है। ठीक है। ये वैदिक धर्म को मानता है। इस बात का प्रमाण हमें इन उपाधियों से प्राप्त हो जाता है। और राजाओं को पराजित किया इस वजह से हमें इस क्षत्रिय उपाधि से प्रमाणित हो जाता है। फिर शार्दुल वर्मा पैदा होता है। फिर शार्दुल वर्मा के बाद में अनंत वर्मा राजा बनता है। अनंत वर्मा के लिए एक चीज याद रख लेना, इसके लिए नरप शब्द काम में लिया गया है। ठीक है। नरप शब्द इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अभिलेखों में हमें नरप शब्द उल्लेख किया गया है अनंत वर्मा के लिए। तो इतनी जानकारी आपके लिए गया शाखा से संबंधित बहुत है। इसके अलावा जो चर्चा करनी पड़ेगी हमें वो करनी पड़ेगी कन्नौज शाखा की, जिनमें हमें कम से कम 7 राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। तो उन 7 राजाओं को हम जानने की कोशिश करेंगे। अब अपन चर्चा करते हैं कन्नौज वाली शाखा की, जिसको मैं मिटा रहा हूं। ये हो गई अपनी गया शाखा कंप्लीट। अब बात करते हैं कन्नौज शाखा की। ठीक है। कन्नौज शाखा की, कन्नौज के जो मौखरीय जो लोग थे उनमें हमें प्रथम शाखा इनके जो 7 राजा हैं उनका भी हमें उल्लेख देखना पड़ेगा। ठीक है। प्रथम जो राजा रहा है उसका नाम जो है, कन्नौज शाखा का संस्थापक कौन है? संस्थापक हरिवर्मा का नाम देखने को मिलता है, जो कन्नौज शाखा का संस्थापक रहा है। मौखरियों की कन्नौज शाखा का संस्थापक रहा है। इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो कान्यकुब्ज को बनाई थी। ठीक है। कान्यकुब्ज। ठीक है। कान्यकुब्ज बोले तो कन्नौज वाला क्षेत्र ही हो जाता है अपना। ठीक है। तो ये शब्द भी आपके सामने यदि आए तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो कान्यकुब्ज शाखा जो है इन्होंने राजधानी बनाया, इसको बनाया राजधानी। ये इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। तो ये चीज आप
याद रख सकते हैं। 7 राजाओं का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। 7 राजाओं की यदि बात की जाए तो हम एक एक चीज को चर्चा करेंगे कि कौन से राजा का हमें उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि 4 राजाओं का उल्लेख हमें हरहा अभिलेख से प्राप्त हो रहा है। 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है वैसे तो, लेकिन अपन 5वें राजा का नाम भी हमें यहाँ से देखने को मिल जाता है। वैसे तो 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है हमें कौन से लेख से? असीरगढ़ लेख से। ठीक है, तो आप इसको मिटा सकते हैं क्योंकि हमें असीरगढ़ लेख से हमें 5 राजाओं का उल्लेख मिल गया है। तो 5 राजा हैं असीरगढ़ लेख से, असीरगढ़ मुद्रा लेख से, ताम्र मुद्रा लेख से। ठीक है, 5 राजाओं का उल्लेख हमें यहाँ से देखने को मिल गया। 6वें राजा की बात करें तो एक अभिलेख और प्राप्त हुआ है हमें। 6वें राजा, इनकी जानकारी, एक अभिलेख प्राप्त हुआ है अपने को, देवबरनाक अभिलेख। ठीक है, इससे हमें 6वें राजा का उल्लेख देखने को मिल जाता है। और 6वां राजा जो है वो कौन सा है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, उन राजाओं का नाम लिखते हैं, फिर हमें पता चलेगा। एक राजा का नाम है हरिवर्मा। ठीक, हरिवर्मा के बाद में आदित्य वर्मा। ठीक, आदित्य वर्मा के बाद में ईश्वर वर्मा। ठीक है, ईश्वर वर्मा के बाद में ईशान वर्मा। ईशान वर्मा। ठीक, इन 4 का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है? असीरगढ़। 5 का प्राप्त हुआ है, 5वें को और लिख लो आप। ठीक है, तो 5वां जो अपना हो जाता है वो हो जाता है सर्ववर्मा। सर्ववर्मा। इन 5 का उल्लेख हमें असीरगढ़ से, असीरगढ़ मुद्रा लेख से प्राप्त हो गया। ठीक, फिर मैं आपको बताता हूं 6वें राजा का नाम। 6वां राजा जो है उसका नाम है अवंती वर्मा। अवंती वर्मा। इसका उल्लेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका उल्लेख हमें देवबरनाक, देवबरनाक अभिलेख से। ठीक है, देवबरनाक अभिलेख है, उस अभिलेख से हमें इसका उल्लेख मिल जाता है। तो ये हो जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट राजा। ठीक है, और अंतिम जो 7वां अपना राजा हो जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रहवर्मा। इसका उल्लेख हमें हर्षचरित में देखने को मिलता है। हर्षचरित। तो इस तरीके से ये हो गए अपने 7 राजा, जिनके बारे में अपने को एक एक को डिटेल में पढ़ना है, आराम से समझना है, ज़्यादा कुछ जानेंगे नहीं, फास्ट जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा। इन 7 राजाओं का उल्लेख हमें ग्रंथों से, स्त्रोतों से प्राप्त हो जाता है, साहित्यिक स्त्रोतों से प्राप्त हो जाता है और पुरातात्विक स्त्रोतों से प्राप्त हो जाता है। अब मैं आपके सामने एक राजा का नाम लिखता हूं जिसका नाम है हरिवर्मा। हरिवर्मा के बारे में आपको याद रखना है, कन्नौज शाखा का संस्थापक। ठीक है, ये कन्नौज शाखा का संस्थापक है, कन्नौज के मोखरी वंश की शाखा का संस्थापक है। ठीक है, और एक इसकी उपाधि भी हमें प्राप्त हुई है, हरहा अभिलेख से। यदि मैं चर्चा करूं तो हरहा अभिलेख में इसको एक उपाधि दी गई है, वो उपाधि आप लिख सकते हैं। इसको उपाधि क्या लिखी गई है? तो वो लिखी गई है चतुसमुद्राती। ठीक है, तो उपाधि जो हमें लिखी हुई मिलती है वो क्या मिलती है? चतुसमुद्राती क्रांति कीर्ति।
तो ये हो जाता है चतुसमुद्राति क्रांति कीर्ति। काफी बड़ी उपाधि है। इस उपाधि का उल्लेख हमें हर हा अभिलेख में मिलता है। इस उपाधि का सामान्य अर्थ यदि जानना हो तो ये जान सकते हैं, चारों समुद्रों में यश प्राप्त करने वाला। तो इस उपाधि का मतलब क्या होता है? चारों समुद्रों में यश प्राप्त करने वाला। ठीक है, ये उपाधि जो है वो हमें मौखरी वंश से संबंधित प्राप्त होती है, हरहा अभिलेख से। और एक चीज और बता दूं मैं, हमें 7 राजाओं का उल्लेख मिलता है। उनमें से पहले 3 जो राजा हैं उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा की उपाधि धारण कर रखी थी। ठीक है, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी, और बाद के जो राजा रहे हैं उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये चीज भी आप याद रख लेना। हरिवर्मा के बारे में 2 चीजें अपन ने जान ली। इसकी जो उपाधि है वो ये है, चारों समुद्रों में यश प्राप्त करने वाला। कन्नौज मौखरियों की जो शाखा है उसका संस्थापक है। इसके अलावा इसने जो उपाधि धारण कर रखी थी, उपाधि कौन सी? महाराज। और महाराज उपाधि जो धारण करता था वो प्रांतीय राजा करता था। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हरिवर्मा कोई प्रांतीय राजा रहा होगा, गुप्तों के अधीन ये शासन कर रहा होगा। तो ये हो जाती है हरिवर्मा की बात। हरिवर्मा के बारे में एक चीज और याद रखना, इसने वर्ण व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत की। वर्ण व्यवस्था, वैसे तो वर्ण व्यवस्था पहले से भी मौजूद थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है इसे। वर्ण व्यवस्था का संस्थापक भी इसे माना जाता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है, इसको एक शब्द और काम में लिया जाता है, प्रजा के कष्टों को दूर करने वाला। प्रजा के कष्टों को दूर करने वाला, ये भी एक शब्द इनके लिए काम में लिया जाता है। तो हरिवर्मा के बारे में इतनी जानकारी हो जाती है, प्रजा के कष्टों को दूर करने वाला, वर्ण व्यवस्था का संस्थापक, कन्नौज के मौखरियों की शाखा का संस्थापक रहा है। हरहा अभिलेख में इसे चारों समुद्रों में यश प्राप्त करने वाला कहा गया है, और इसने महाराजा की उपाधि धारण कर रखी थी, महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी। ये हो गई अपनी हरिवर्मा की बात। अब अगले राजा अपन उसकी चर्चा करते हैं। अगला राजा क्या है? अगला राजा अपना है आदित्य वर्मा। कौन सा राजा है? आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा, आदित्य वर्मा के बारे में आप 2 चीजें याद रख लेना। ठीक है, हमें आदित्य वर्मा की माता का नाम प्राप्त होता है। एक तो माता का नाम, और माता का नाम जो हमें प्राप्त होता है वो है भट्टारिका जयस्वामिनी। क्या नाम है? भट्टारिका जयस्वामिनी। माता का नाम भट्टारिका जयस्वामिनी इनकी माता का नाम था। एक इनकी पत्नी का नाम हमें प्राप्त होता है। ठीक है, पत्नी का नाम जो था वो क्या था? हर्ष गुप्ता। ठीक है, बताया जाता है कि हर्ष गुप्ता जो थी वो कौन थी? वो गुप्त साम्राज्य के उत्तर गुप्तकालीन जो राजा रहे हैं उन्हीं में से किसी की लड़की रही है, उन्हीं गुप्तों की राजकुमारी रही है। ठीक है, तो उसका विवाह है मौखरियों के साथ में हुआ था। तो ये चीजें भी हमें प्राप्त हो जाता है। उत्तर गुप्तकालीन राजकुमारी रही थी भट्टारिका जयस्वामिनी। जो उपाधि हमें प्राप्त होती है वो उपाधि हमें असीरगढ़ के लेख में दिखने को मिलती है। तो यह उपाधि हमें असीरगढ़ के जो मुद्रालेख प्राप्त हुआ है उस मुद्रालेख से हमें इस उपाधि के बारे में चर्चा मिलती है। अब मैं अगले चर्चा की बात करता हूँ, अगले राजा की चर्चा करता हूँ। ये इतनी जानकारी आप आदित्य वर्मा के बारे में याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, ये हो गई अपनी आदित्य वर्मा की बात। फिर इसके बाद में राजा बनता है ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा, ठीक है, ईश्वर वर्मा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ईश्वर वर्मा
अब आप सोचोगे कि मैं गुप्त वंश के बारे में पढ़ा रहा था, तब तो मैं आपको डेट टू डेट बता रहा था। यहाँ पर मैं किसी भी राजा की डेट नहीं लिख रहा। हमें देखो इनकी डेटें मिलती तो है, लेकिन वो विवादित डेट है, इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनमें से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इनसे संबंधित पूछा जाएगा, डेट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो विवादित है और विवादित क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनर नहीं पूछना चाहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन ईश्वर वर्मा की बात। तो ईश्वर वर्मा की यदि बात की जाए ना, तो इनमें जौनपुर लेख में इन्हें एक प्रशंसा की गई है। तो इनको क्षिति बुझा सिंह क्या कहा गया है? क्षिति बुझा बुझा सिंह। ठीक है, ये उपाधि जो है वो कहाँ दी गई है? हमें जौनपुर वाले लेख के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये उपाधि जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो जाती है? जौनपुर लेख से। ठीक है, और इन लेखों के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। जौनपुर वाला लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? अटाला मस्जिद के दरवाजे से। ये बातें अपन ने पहले कर ली है। ठीक है, जौनपुर लेख से हमें ये क्षिति बुझा सिंह उपाधि मिली है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है राजा जो है वो सिख के सिंह के समान, राजाओं के सिंह के समान। ठीक है, राजाओं का भी शेर, राजाओं में भी शेर जो था उसके समान, के सिंह के समान। ठीक है, राजाओं में सिंह के समान। तो ये इसकी उपाधि हो जाती है, राजाओं में सिंह के समान। ठीक है, तो ये उपाधि मिल जाती है। शायद ये जो उपाधि है वो इतिहासकार मानते हैं कि इसलिए उपाधि धारण की जाती है कि इन्होंने मालवों को पराजित किया था। ठीक है, मालव क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे उनको पराजित किया था। ठीक है, आंध्र क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे उनको भी ईश्वर वर्मा ने काफी बढ़िया तरीके से हराया। ठीक है, एक रेवतक, ठीक है, तो इनको भी हराया जाता है ईश्वर वर्मा के द्वारा। इसी वजह से इन्होंने ये उपाधि क्षिति बुझा सिंह की उपाधि धारण की होगी। और ये जो थे वो कौन थे? पुत्र थे। किसके पुत्र थे? आदित्य वर्मा के पुत्र थे ईश्वर वर्मा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। इनका भी विवाह गुप्तों के साथ में हुआ था। हमें एक लड़की का नाम देखने को मिलता है उपगुप्ता, आपने भी सुना हो तो कहीं, उपगुप्ता। ये गुप्त वंश की ही कोई राजकुमारी रही है, गुप्त वंशीय राजकुमारी है। तो इनकी ये कौन थी? पत्नी थी। ठीक है, ये हो गई पत्नी, तो उपगुप्ता नाम से देखने को मिलता है। ठीक है, और इस पत्नी का जो हमें नाम प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है असीरगढ़ लेख से। ठीक है, ये प्राप्त कहाँ से हो रहा है? असीरगढ़ लेख से हमें प्राप्त हो रहा है, असीरगढ़ ताम्र लेख से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इतनी चीजें आप याद रख सकते हैं। एक इनकी उपाधि को याद रख लेना, एक इनकी पत्नी का नाम याद रख लेना। ठीक है, तो ये चीजें हमें प्राप्त होती है। क्षिति बुझा सिंह का मतलब होता है राजाओं में सिंह के समान, क्योंकि उन्होंने कई राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, तो ये अपने हो जाते हैं तीसरे राजा ईश्वर वर्मा। उपाधि जो है इन्होंने महाराज की उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी। ठीक है, आदित्य वर्मा के ये पुत्र थे। इसके बाद में अपना राजा आता है ईशान वर्मा, सबसे इंपॉर्टेंट राजा हो जाता है। ठीक है, शुरू मैंने बताया था आपको, शुरुआती तीन राजा जो हैं उन्होंने महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी। इस व्यक्ति जो आया है तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज। और पहले के राजाओं का गुप्तों के साथ में संबंध था। ठीक है, और वो गुप्तों के सामंत रहे थे शुरुआती तीन राजा। लेकिन ईशान वर्मा जो थे वो किसी के सामंत नहीं थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, और ईशान वर्मा की डेट में आपको बता सकता हूं। ठीक है, 550 से 575 ईस्वी। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। ईशान वर्मा के जो डेट है वो हमें कहीं ना कहीं एक प्रमाणित रूप में मिलती है, इसलिए अपन इस डेट की बात कर सकते हैं कि इस समय पर इन्होंने राज किया था। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये मान के चलिए कि पहले के तीन राजा तो महाराज की उपाधि धारण कर रहे थे, गुप्तों के सामंत थे। अगर इसने स्वतंत्रता घोषणा की है, अपने आप को स्वतंत्र किया है, तो ये सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। ठीक है, सबसे प्रतापी व शक्तिशाली राजा। ठीक है, तो ये चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ईशान वर्मा जो था वो मौखरी वंश का सबसे प्रतापी और
सबसे प्रतापी शासक रहा है और सबसे शक्तिशाली राजाओं में इसका नाम देखने को मिलता है। और ठीक है, और इसकी जो सफलताएं हैं, सफलताओं का उल्लेख यदि बात की जाए तो हमें हरहा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, इसकी सफलताएं, उनकी जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है हमें, वो हमें हरहा अभिलेख से प्राप्त होती है। और इसने किन किन को हराया, तो इन्होंने हराया आंध्रों, इन्होंने पराजित किन को किया, आंध्रों, शूलिकों, ठीक है, आंध्रों, शूलिकों, और एक और आ जाते हैं गौड़, एक और आ जाते हैं गौड़। इनको इन्होंने पराजित किया था, ईशान वर्मा ने इनको बुरी तरीके से पराजित किया था। आंध्रों की बात की जाए तो इनका अनुमान लगाया जाता है कि ये दक्षिण भारत में जो विष्णु कुंडिन है वो वंश रहा होगा। तो इनका पता माना जाता है कि ये विष्णु कुंडिन वंश था, विष्णु कुंडिन वंश। ठीक है, इनके लिए आंध्र शब्द काम में लिया गया है। शूलिक शब्द जो काम में लिया गया है वो किनके लिए लिया गया है, तो इनके लिए लिया गया है। आंध्रों की एक खास बात ये थी कि ये जो लोग थे इनके पास में हाथियों की बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। ठीक है, और बहुत बड़ी सेना होने के बावजूद भी ये ईशान वर्मा से पराजित हो जाते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। ठीक है, शूलिकों की बात की जाए तो इनका जो अनुमान लगाया जाता है वो लगाया जाता है कि इनके पास में जो थे काफ़ी सारे घोड़े हुआ करते थे। ठीक है, और घोड़ों की बात की जाए तो इनकी बात की जाती है कि ये चालुक्य रहे होंगे। चालुक्य वंश को आपने देखा होगा, कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे। ठीक है, चालुक्य वंश के बारे में। तो गौड़ जो थे वो कौन थे, चालुक्य वंश से संबंधित रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। और शूलिकों की यदि खास बात चर्चा करूँ ना तो ये कर लेना कि इनके पास में इतने खतरनाक घोड़े थे कि वो किसी को भी पराजित करने के लिए आसान थे। इतने खतरनाक बढ़िया नस्ल के घोड़े इनके पास में हुआ करते थे, ऊंची ऊंची छलांग लगा सकते थे वो घोड़े। और इतने कुशल घोड़े होने के बावजूद भी ये जो लोग थे वो पराजित होते हैं। इसलिए इस ईशान वर्मा को प्रतापी शासक कहा जाता है, इसलिए ईशान वर्मा को शक्तिशाली राजा कहा जाता है। तो ये हो जाता है अपना इसके बारे में जानकारी। और ईशान वर्मा की जो सैनिक सफलताएं हैं उनका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हरहा अभिलेख से। ठीक है, हरहा अभिलेख से हमें ईशान वर्मा की जो सफलताएं हैं उसका उल्लेख मिल जाता है। और एक अभिलेख और है जो मैंने आपको बताया था, असफगढ़ अभिलेख, असफगढ़ अभिलेख। ठीक है, असफगढ़ अभिलेख की चर्चा की जाए तो इस अभिलेख के अंदर हमें एक चीज देखने को मिलती है, और वो चीज क्या है, इसके अंदर बताया गया है कि ईशान वर्मा का गुप्तों के साथ में भी युद्ध हुआ था। और गुप्तों में जो राजा था गुप्त वंश का वो कौन था, तो वो था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त बनाम कौन, ईशान वर्मा। ये गुप्त वंश का था, ये मौखरी वंश का था। इनके बीच में घमासान युद्ध हुआ था जिसमें ईशान वर्मा जो है वो पराजित हो जाता है। तो ईशान वर्मा पराजित हुआ, हार गया, और बहुत बुरी तरीके से हारा था, ऐसा भी बताया जाता है। तो ये हो जाता है ईशान वर्मा के पराजित होने का कारण। ठीक है, कुमारगुप्त जीत गए। और ईशान वर्मा के साथ में युद्ध क्यों होता है आपको पता ही होगा कि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो मतभेद तो चलना ही था गुप्तों के साथ में, इसलिए ईशान वर्मा पराजित होता है। और ईशान वर्मा के बारे में एक चीज और मैं बताऊं तो आप ये मान लेना, इसने भी वैदिक धर्म को माना था। ठीक है, वैदिक धर्म का अनुयायी था। अधिकतर जो राजा रहे हैं वो शैव धर्म को ही मानते थे। ठीक है, मौखरी वंश ज्यादातर शैव धर्म के ही अनुयायी रहे, तो इन्होंने भी वैदिक धर्म को माना था। ये हो गए अपने ईशान वर्मा जिन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली, काफी सारी इनकी सैनिक सफलताओं का उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे अगला राजा सर्ववर्मा की बात कर लेता हूं। सर्ववर्मा, ठीक है, यह राजा कौन सा है, पांचवा अपना राजा हो जाता है। पुत्र किसका था, ईशान वर्मा का पुत्र व उत्तराधिकारी।
ठीक है, तो ये ईशान वर्मा का पुत्र व उत्तराधिकारी था। इसने भी उपाधि धारण कर रखी थी, कौन सी? महाराजा धीराज। इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? असीरगढ़ मुद्रा लेख से। ठीक है, असीरगढ़ मुद्रा लेख से हमें इसका उल्लेख प्राप्त हो जाता है। और गुप्त वंश का एक राजा हुआ था दामोदर गुप्त। तो दामोदर गुप्त ने सर्ववर्मा को पराजित करके अपने पिता का बदला जो था वो लिया था। तो दामोदर गुप्त जो था ठीक है, तो सर्ववर्मा ने क्या किया था? सर्ववर्मा ने दामोदर गुप्त को पराजित किया था। दामोदर गुप्त भी गुप्त वंश का राजा था। ठीक है, सर्ववर्मा के पिता का नाम मैंने आपको बताया कौन था? ईशान वर्मा था। और ईशान वर्मा बहुत बुरी तरीके से हार गया था। किनसे हारा था? कुमार गुप्त से हारा था। तो इनके जो बेटे थे सर्ववर्मा, उन्होंने अपने पिताजी का जो हारा का बदला था वो बदला किसको पराजित करके लिया था? तो यह जो दामोदर गुप्त को पराजित करते हैं। ठीक है, और गुप्त वंश में मैंने आपको बताया था दामोदर गुप्त कौन था। ठीक है, तो दामोदर गुप्त को ये पराजित करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है इनकी उपाधि। और ईशान वर्मा के पुत्र थे और उत्तराधिकारी भी थे। और इन्होंने एक ग्राम भी दान में दिया था, एक गांव दान में दिया, गांव दान दिया। उस गांव का नाम हमें देखने को मिल जाता है अवारुणिक। इस गांव को दान में दिया था। और इस गांव को दान में देने का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इन्होंने मगध पर विजय हासिल की थी, मगध पर विजय हासिल की। ठीक है, गुप्तों को पराजित करके इन्होंने मगध पर कब्जा कर लिया और वारुणिक नाम का जो गांव था उसका दान में दिया था। इस गांव को दान में दिया था। और इसी के साथ में मगध में जो गुप्त रह रहे थे वो सिमट करके मालवा वाले क्षेत्र में ही हो जाते हैं। मगध क्षेत्र भी मौखरियों के कब्जे में आ जाता है। तो ये हो जाती है अपनी सर्ववर्मा की बात। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं अगला राजा अवंती वर्मा। अगला राजा अवंती वर्मा। अवंती वर्मा, अवंती वर्मा की यदि चर्चा की जाए तो अवंती वर्मा जो है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। ये कौन था? ये सर्ववर्मा का पुत्र और उत्तराधिकारी था। ठीक है, सर्ववर्मा का पुत्र व उत्तराधिकारी। ठीक है, सर्ववर्मा का पुत्र व उत्तराधिकारी बना। और इस वंश का सबसे मौखरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अवंती वर्मा था। सबसे शक्तिशाली, ईशान वर्मा से भी शक्तिशाली था। मैंने आपको ईशान वर्मा के बारे में भी बताया था कि वो भी प्रतापी और शक्तिशाली राजा था, लेकिन ये तो ईशान वर्मा से भी खतरनाक था, उससे भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसने भी उपाधि जो थी वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रखी थी। और इनकी जो महाराजा धीराज की उपाधि थी उसका उल्लेख हमें नालंदा से प्राप्त होता है, नालंदा लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, नालंदा लेख क्या प्राप्त होता है? महाराजा धीराज, इस उपाधि का उल्लेख हमें नालंदा लेख से प्राप्त होता है। और इनके काल में जो थानेश्वर के पुष्यभूति वंश थे उनके साथ में इनके मैत्री संबंध शुरू होते हैं। अवंती वर्मा के काल में क्या हुआ? पुष्यभूतियों के साथ में, पुष्यभूति वंश से मैत्री। ठीक है, पुष्यभूति वंश से इनका जो है मैत्री संबंध जुड़ा था। ठीक है, तो ये बात हो जाती है अपने अवंती वर्मा के बारे में। ठीक है, इनको ये भी इनके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, समस्त राजाओं का सिरमौर। इनके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, समस्त राजाओं का, समस्त राजाओं का सिरमौर। मतलब सब राजाओं में
सबसे शक्तिशाली। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए ये एक वाक्य काम में लिया जाता है। और उत्तर गुप्त काल की बात की जाए तो उत्तर गुप्त राजा जो थे वो अवंती वर्मा के काल में सामंत बनकर के सिमट रह गए थे। पहले तो गुप्तों के सामंत कौन थे, गुप्तों के अंडर में काम कौन करते थे, मौखरी करते थे। ठीक, मौखरी करते थे। अब सिस्टम उल्टा हो गया, इनके काल के अंदर सिस्टम उल्टा हो गया। गुप्त हो गए पराजित, गुप्त हो गए, फिर आ गया मौखरी ऊपर, मौखरियों के अंडर में गुप्त हो गई। ठीक है, इस तरीके से सिस्टम बदल गया। तो अब मौखरी लोग जो थे वो केंद्र में सत्ता में बैठ जाते हैं। अब मैं बात करता हूं अगला राजा और अंतिम राजा, जिसे ग्रहवर्मा के नाम से जाना जाता है। एक अपना अंतिम राजा ग्रहवर्मा। ठीक है, ग्रहवर्मा की चर्चा कर लेता हूं। ग्रहवर्मा की यदि चर्चा करूं ग्रहवर्मा की यदि मैं चर्चा करूं तो ये मान के चलिए 600 से 605 ईस्वी तक इनका काल रहा है। ठीक है, 600 से 605 ईस्वी तक काफी छोटा समय देखने को मिलता है। अवंती वर्मा के पुत्र थे ग्रहवर्मा, तो इन्होंने राज किया। ठीक है, तो ग्रहवर्मा जो थे वो अवंती वर्मा के पुत्र थे और उत्तराधिकारी भी थे। ठीक है, मौखरी वंश का अंतिम राजा इसको बोला जाता है। वैसे 2-3 राजाओं का उल्लेख हमें और देखने को मिलता है। मौखरी वंश का अंतिम राजा, मौखरी वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, हर चरित्र में इनको कहा गया है कि सूर्य की भांति सुशोभित, सुशोभित। ये जो वाक्य है वो हमें कहां से प्राप्त होता है, हर चरित्र में ये शब्द लिखा हुआ प्राप्त होता है। इनका जो विवाह हुआ, विवाह किसके साथ में हुआ, राज्यश्री के साथ में। राज्यश्री कौन थी पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो मैं वर्धन वंश में आपको ये चीज बता दूंगा कि राज्यश्री कौन थी, और यहाँ पर भी मैं आपसे ये चर्चा कर ही लेता हूँ। तो ये थी प्रभाकर वर्धन की पुत्री, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की बेटी थी। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन कौन था, तो ये पुष्यभूति वंश का एक राजा रहा है, जिसकी चर्चा अपन पुष्यभूति वंश में करेंगे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी, और राज्यश्री का एक भाई भी था जिसका नाम हमें देखने को मिल जाता है राज्यवर्धन। ठीक है, तो वो चर्चा अपन उधर करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना समझ लेते हैं कि ग्रहवर्मा का विवाह है पुष्यभूति साम्राज्य के साथ में होता है, पुष्यभूति वंश के साथ में जुड़ता है इनका रिश्ता। और ग्रहवर्मा के खिलाफ काफी सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं, वो भी अपन पुष्यभूति वंश में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत इन सबको मिटा करके। ठीक है, ग्रहवर्मा के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले व्यक्तियों में 2 लोगों का हमें नाम देखने को मिलता है। एक तो नाम आता है देवगुप्त का। ये कौन है, तो ये है गुप्त वंशीय, ये गुप्त वंश का है। और गुप्त वंश कहाँ राज कर रहे थे, मालव क्षेत्र में कर रहे थे, मालवा वाले क्षेत्र में उनका राज सीमित होता जा रहा था। तो ठीक है, तो गुप्त वंश के राजा रहे हैं देवगुप्त। एक और राजा रहा है जिसे शशांक के नाम से जाना जाता है। अब ये शशांक कौन था, शशांक की बात करूं तो ये गौड़ वंश के राजा थे, गौड़ वंश के। ठीक है, गौड़ वंश कहाँ था, बंगाल में था। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों ने ग्रहवर्मा के साथ में षड्यंत्र रचा था, जिनमें ग्रहवर्मा को देवगुप्त ने मार डाला था। ग्रहवर्मा को किसने मार डाला, इस गुप्त वंश के राजा देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। और उसके बाद में इनका एक छोटा सा विवाद चलता है, जिसके अंदर देवगुप्त को बाद में पराजित किया जाता है।
पुष्यभूति वंश के साथ में देवगुप्त ने इनको ग्रहवर्मा को मार दिया था, और मार करके जो ग्रहवर्मा की पत्नी थी उसे कैद खाने में डाल दिया जाता है। और फिर कैद खाने में जब राजेश्वरी को डाल दिया जाता है तो उधर से फिर हरियाणा की तरफ से, थानेश्वर की तरफ से पुष्यभूति वंश इनके खिलाफ, देवगुप्त के खिलाफ आते हैं और इनको पराजित करके अपनी बहन को वापस छुड़वा करके लेकर जाते हैं। और उन्हीं के पुष्यभूतियों के समय से ही बाद में ये प्रथा बन जाती है कि उन्होंने राजेश्वरी को, उनका जो प्रशासन था वो सौंपा था। राजेश्वरी ग्रहवर्मा की जगह उत्तराधिकारी के रूप में बनती है और वो अपने साम्राज्य को संभालती है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये हो जाता है अपने ग्रहवर्मा, और इसी के साथ में हमारा हो जाता है मौखरी वंश का अंत। ठीक है, मौखरियों का अंत किस प्रकार से हुआ वो भी हमें थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। मौखरियों का जो लास्ट शासन रहा है वो 664 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, 664 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, इसके अलावा हमें दो राजाओं का, मौखरियों के दो राजाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। एक का नाम है सुचंद्र वर्मा, एक राजा है सुचंद्र वर्मा। ठीक है, और एक राजा है भोगवर्मा। ठीक है, भोगवर्मा। तो ये दो राजा हमें देखने को मिलते हैं। सुचंद्र वर्मा की यदि चर्चा की जाए तो आप ये याद रखिए कि ये आदित्य सेन का, उत्तर गुप्त कालीन जो आदित्य सेन राज कर रहा था गुप्तों का, तो उधर उसका ये समकालीन रहा है। और ग्रहवर्मा के बाद में राजा कौन बनता है तो वो सुचंद्र वर्मा बनता है। और ये जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो हमें आर्य मंजूश्री मूलकल्प से प्राप्त होती है। ठीक है, आर्य मंजूश्री। ठीक है, इस ग्रंथ से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि ग्रहवर्मा की मृत्यु के पश्चात सुचंद्र वर्मा राजा बनता है। यह जानकारी हमें आर्य मंजूश्री मूलकल्प से प्राप्त होती है। इसके अलावा सुचंद्र वर्मा का जो पुत्र था वो कौन था, ये था भोगवर्मा। और भोगवर्मा बाद में सुचंद्र वर्मा के बाद में राजा बनता है। और इनका जो उल्लेख है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, नेपाली अभिलेख से हमें इनका उल्लेख देखने को मिलता है। इस राजा का नाम हमें नेपाली अभिलेख से देखने को मिल जाता है। और इसको ये कहा जाता है मौखरी वंश का मुकुटमणि। याद रख लेना भाई फैक्ट के तौर पर, मौखरी वंश का मुकुटमणि। मौखरी वंश का मुकुटमणि कौन था, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इनको मौखरी वंश का मुकुटमणि भी कहा जाता है। तो इसी के साथ में हमारा मौखरी वंश समाप्त होता है। अंतिम जो राजा है वो हमें देखने को मिलते हैं सुचंद्र वर्मा और भोगवर्मा। इसी के साथ में हमारा मौखरी वंश समाप्त होता है। अगला वीडियो अपन कोशिश करेंगे पुष्यभूति वंश पर लाएं, और फिर देखते हैं कि कौन सा टॉपिक अपन लेके आते हैं, पुष्यभूति वंश लाते हैं या फिर कोई और क्षेत्रीय साम्राज्य का चर्चा करते हैं। तो ये हो जाता है अपना मौखरी वंश, जिसकी अपन ने चर्चा की। सारी डिटेल में मैंने आपको चर्चा की है। इतनी डिटेल में यदि आपको किसी ने और ने भी पढ़ाया हो तो वो बहुत बढ़िया बात है। और आप भी यदि कुछ फैक्ट इसमें जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। मेरी तरफ से जो फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। याद रख लेना फैक्ट, मौखरी वंश का मुकुटमणि किसे कहा जाता है। इसके लिए मैं एक पोस्ट भी डालूंगा, देखते हैं कौन इसका जवाब सही तरीके से दे पाता है। धन्यवाद दोस्तों।